Hello students, welcome to accountancy classes. Today we will discuss the tools of financial analysis. Okay. So here is the tools. We have 7 tools to calculate or compute the financial analysis. Okay. First is comparative statement. बेटा comparative statement जो है उसमें ईयर टू ईयर कैलकुलेशन किया जाता है, यानी कि एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो वहां जो डाटा तैयार किया जाता है वो इस फॉर्म में होता है कि आपको 2019 और 2020 दोनों ईयर्स के डाटा दिए गए हैं। तो इन दोनों ईयर्स का जो भी कंपैरिजन होगा, मतलब यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, वो आपको नेक्स्ट कॉलम में लिखना होता है और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में यहाँ परसेंटेज चेंज लिखना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, यहाँ आप मान के चलिए कि आपने जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो लास्ट ईयर आपके पास 2 लाख रुपीज की थी और इस साल वो 3 लाख रुपीज की है। ठीक है, तो यहाँ हमें इन दोनों ईयर्स का कंपैरिजन करना है। डिफरेंस इज 1 लाख, कि 1 लाख रुपए हमारा जो सेल्स है वो बढ़ गई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हो गए हैं, और उसके बाद इसका परसेंटेज निकालना होता था। तो परसेंटेज किस पे निकलता है? बेस ईयर पे, मीन्स जिस ईयर से हम कैलकुलेशन को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट का जो टूल होता है वहां आप ईयर टू ईयर कैलकुलेशन नहीं करते हो, वहां आपको एक पर्टिकुलर ईयर का कंपैरिजन करना होता है उसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ओके, मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100% मान लेते हैं और बैलेंस शीट में एसेट्स के बैलेंस को 100% मान लेते हैं। ओके, और उसके बाद उनका कंपैरिजन होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो कंपेरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपेरेटिव में तो हम अपने प्रीवियस ईयर जो होते हैं उनके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया, पिछले साल हमारे पास कितनी कॉस्ट थी, इस साल हमारी कितनी कॉस्ट हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कंपेयर करके जब एनालाइज किया जाता है तो उससे हम बेटर कंट्रोल और बेटर जो प्लानिंग होती है उसके लिए काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस जो है वो भी सेम कंपैरेटिव की तरह ही है कि यहाँ आप प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड है उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। मींस लास्ट 5-6 ईयर्स जो है उनका कंपैरिजन हो जाता है कि वहां आपने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, उसके बाद कितना, मींस पर्टिकुलर एक ईयर का कंपैरिजन हो रहा है तो वहां ट्रेंड का पता नहीं चलता। बट जब लगातार कई सालों का कंपैरिजन किया जाता है तो ट्रेंड का पता चल जाता है कि कंपनी की जो प्रॉफिट टेंडेंसी है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग रेशियो। बेटा अकाउंटिंग रेशियो जो होते हैं वो अलग अलग हमारी जो कैपेबिलिटी है उनको कैलकुलेट करने के लिए निकाले जाते हैं। जस्ट एग्जांपल अगर ले, फॉर एग्जांपल हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो जो है वो हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में जो रेशियो होता है उसको कैलकुलेट करता है। तो वहां कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए जाते हैं, ये सभी आपको अलग अलग चैप्टर्स में मिलेंगे, इनके लिए पर्टिकुलर चैप्टर दिए गए हैं वो आपको सोल्व करने हैं। कंपेरेटिव का अभी हम 3rd चैप्टर जो करेंगे कंपेरेटिव ही है, उसके बाद नेक्स्ट जो 4th चैप्टर है दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेंड एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो अकाउंटिंग रेशियो का होगा। तो यहाँ अकाउंटिंग रेशियो जो डिफरेंट रेशियोज दिए हुए हैं उनका पर्टिकुलर यूज आपको बताया जाएगा और उनके जो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो अकाउंटिंग रेशियो जो है वो हमारी अलग अलग जो एफिशिएंसीज होती हैं उनको शो करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है, मीन्स हम कितना प्रॉफिट अर्न करने के एबल हैं, हमारी लिक्विडेशन कितना है, हम किसी को अपनी डेट्स वगैरह जो हैं वो कितना पे कर सकते हैं। तो जब अलग अलग जो हमारे ऑप्शंस दिए होते हैं और उनका कंपैरिजन किया जाता है उसे हम अकाउंटिंग रेशियो के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें हमारे अलग अलग जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन सबको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि फर्म सिर्फ एक जगह से कैश रिसीव नहीं कर रही है, एक ही जगह पे कैश पे नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि जितना भी कैश है वो सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। अदर एक्टिविटीज भी होती है फर्म में, जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं फर्म इन्वेस्ट करके रखती है बाहर, तो उससे भी कुछ एडिशनल बेनिफिट हो रहे होते हैं, ठीक है। ऑल ओवर फर्म ये चेक करती है यहाँ पर कि उसे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना बेनिफिट हुआ, अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना बेनिफिट हुआ और फाइनेंसिंग से कितना हुआ, ठीक है। तो इससे एक्चुअल पोजीशन पता चलती है, क्योंकि बेटा अगर मान लीजिए हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वहां से कैश का फ्लो नहीं हो रहा, मतलब जिस चीज में बिजनेस डील कर रहा है वहां से इनकम नहीं हो रही है, इनकम जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रही है, जहां कंपनी ने अदर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो तो यहाँ बेटर दिखेगी, क्यों, क्योंकि इनकम तो आ रही है ना, किसी दूसरे सोर्स से आ रही है। लेकिन फिर बिजनेस करने का क्या फायदा, वो इन्वेस्टमेंट ही करे ना जहां से उसे बेनिफिट आ रहा है। इसीलिए हाँ अलग अलग जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका होता है, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, फाइनेंसिंग का और इन्वेस्टिंग का, इनका तीनों का अलग अलग कैश का फ्लो कैलकुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो लगभग एक जैसा ही है, वहां भी हम क्या करते हैं, हमारी जो एसेट्स हैं, हमारी लायबिलिटीज हैं, उनके थ्रू जो फंड का फ्लो हो रहा है उसके बारे में पता करते हैं। ओके, मीन्स कंपनी के पास एक्चुअल में एसेट्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कंपनी के पास लायबिलिटीज में कितना इंक्रीमेंट हुआ, उसका पता चलता है फंड फ्लो स्टेटमेंट से। ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रेक इवन पॉइंट एनालाइज। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो हम अपने इकोनॉमिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां फर्म ना तो प्रॉफिट अर्निंग कंडीशन में होती है ना ही लॉस में होती है। मीन्स यहाँ फर्म की कॉस्ट जो होती है दैट इज इक्वल टू सेल्स, ठीक है, जितनी कॉस्ट लग रही है उतना ही उसको सेल भी हो रही है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज जो है वो किस मेथड से करेंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कोई कंपनी जो है वो सारे मेथड अप्लाई करे, इनमें से किसी भी मेथड को वो चूज कर सकते हैं। ओके, एक मेथड भी यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी का खुद का डिसीजन होता है। दैट इज ऑल अबाउट द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड वी विल डिस्कस दीज टूल्स इन आवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्पस और यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटीज ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। Here we will discuss the purpose or utility of comparative statements. First is makes the data simple and understandable. As you all know, when we prepare comparative balance sheet or comparative profit and loss, वहाँ आपके पास जो डाटा होते हैं वो एक ईयर के साथ दूसरे को कंपेयर करके दिखाए जाते हैं, और इवन वहाँ एक्चुअल जो पोजीशन होती है, जैसे ऑल ओवर ग्रैंड टोटल होता है कि ऑल ओवर एसेट्स कितनी है, ऑल ओवर लायबिलिटीज कितनी है, इवन प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, ऑल ओवर हमारी सेल्स कितनी थी, ठीक है। तो उसका जो कंपेरेटिव स्टडी होती है वो बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल होती है। मीन्स जिसे अकाउंट की नॉलेज नहीं है वो भी वहां उस इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से यूज कर सकता है। नेक्स्ट वन इज इंडिकेट द ट्रेंड। ट्रेंड, एज यू ऑल नो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज ट्रेंड, कि यहाँ आपकी जो कंपनी है कि उसमें कितना प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी बढ़ रही है और कितना उसमें अगर मान लीजिए लॉस हो रहा है तो लॉस की टेंडेंसी क्या है। फर्म को लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं तो वहां प्रॉफिट ऐसे नहीं है कि हमेशा बढ़ते ही हुए होंगे, कई बार ऐसा होता है जो ग्राफ होता है वो अप डाउन चला जाता है लेकिन एकदम से डिफरेंस नहीं आता, मतलब टेंडेंसी शो करती है कि ऑल ओवर हमारे जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ एकदम से डाउन नहीं हो सकता। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्रॉफिट एकदम से ज्यादा हो गया है लेकिन डाउन होने में उसे बहुत रेयर चांसेस है कि अचानक से नीचे जाए, ठीक है। कुछ ऐसी
सर्कमस्टेंसेस हो सकती हैं बट रेयर। ओके, तो टेंडेंसी यहाँ लगातार इंक्रीजिंग है, तो आगे भी एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि इन फ्यूचर भी हमारी फर्म जो है वो अचानक से लॉस में नहीं जाएगी। और इस एनालाइज का बेनिफिट किसको मिलता है? जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं। ओके, क्योंकि इन्वेस्टर्स कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जिस फर्म की टेंडेंसी इंक्रीजिंग प्रॉफिट होती है। ठीक है, कि अगर फर्म लगातार प्रॉफिट ही अर्न कर रही है, हर साल उसके प्रॉफिट का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिकेट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स। जैसे कि हम यहाँ पे जो कंपेरेटिव टूल्स है हमारा, दैट इज कंपेरेटिव स्टेटमेंट, वहां आप अलग अलग जो हमारे पॉइंट्स होते हैं जैसे सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट, एसेट, लायबिलिटीज, एक्चुअल फाइनेंस कितना आ रहा है, ये सब चीजें जो है वो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमारे पास सेल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिट है, लेकिन उसके साथ साथ एक वीक पॉइंट भी है कि कंपनी की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सेल तो बढ़ रही है लेकिन साथ साथ आपने कॉस्ट को भी उतना ही इंक्रीज कर दिया है, तो क्या बेनिफिट हुआ बढ़ी हुई सेल का? नो बेनिफिट। ठीक है, तो हम यहाँ क्या चाहेंगे कि हमारी जो इंक्रीजिंग सेल है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए, क्वालिटी एज इट इज करनी है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बस कॉस्ट को कम करने के जो भी हमारे जितनी भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं कॉस्ट को कम करने की, वो करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पता चलेंगे तभी तो हम ये डिसीजन ले सकेंगे। नेक्स्ट वन इज कंपेयर फिगर परफॉर्मेंस, सॉरी फर्म्स परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री। बेटा यहाँ मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, फर्स्ट इज फर्म एंड सेकेंड वन इज इंडस्ट्री। अब फर्म और इंडस्ट्री क्या है, क्या कंपैरिजन है ये? देखो फर्म, आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा कि आपके पास फर्म जो है वो एक पार्ट है इंडस्ट्री का। ठीक है, इफ वन फर्म और ये है इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे जितनी भी इंडस्ट्री सिमिलर नेचर की हैं, सॉरी जितनी भी फर्म सिमिलर नेचर की है उनको एक इंडस्ट्री में पर्टिकुलर रखा जाता है। अगर हम एग्जांपल ले कि कोई ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाते हैं जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके, तो वहां पर जितनी भी फर्म्स होंगी, ऑटोमोबाइल फर्म जितनी भी होंगी, उन सबका जो कॉम्बिनेशन है, उन सबका जो टोटल है, दैट इज इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ एक फर्म बाकी की जो इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स प्रॉफिट अर्न कर रही है या उनकी जो भी प्रॉफिट अर्निंग टेंडेंसी है उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर सकती है। ठीक है, मीन्स एक्चुअल में मैं कितना अर्न कर रही हूँ और बाकी की मेरे जैसे जो इंडस्ट्री के अंदर और फर्म्स है वो एवरेज कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का कंपैरिजन यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट इज हेल्प इन फोरकास्टिंग। बेटे जब हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहाँ हम ये फोरकास्ट करने में हेल्प होती है कि इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इन फ्यूचर हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो साउंड बनी रहेगी या और कुछ कमी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि जब हमारी टेंडेंसी वहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इस चीज को भी फोरकास्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी 100% हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमारे मन में हमारे पास ये फोरकास्ट होता है कि 100% प्रॉफिट तो होगा। ठीक है, तो इसमें हेल्प करता है। तो ये कुछ पर्पस थे, यूटिलिटीज थी या इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालाइज का। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे अकाउंटिंग टूल्स कौन कौन से हैं और उनको कैसे यूटिलाइज करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।